अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विदियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दी ट्रिब्यून के एक रिपोर्ट से करेंगे जो पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से ब्रेन ड्रेन का जो अमल शुरू हुआ है और दी ट्रिब्यून के मुताबिक 2022 में 7.5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, अकाउंटेंट्स और दीगर पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से चले गए और फिर उसका जो ब्रेकअप दिया है वो कुछ इस तरह से है। मैं इस खबर पर तज्जिया और तबसरा करने से पहले चाहूँगा कि आपके सामने जो उस खबर की जो ब्रेकअप है वो रखूँ। ये कहता है कि 7,65,000 नौजवान पाकिस्तान छोड़ चुके। ये 2022 जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट शामिल हैं। उनमें से बड़ी तादाद सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात और यूरोपीय मुल्क रोमानिया गए। रोमानिया की खबर पहली दफ़ा सामने आई है। महंगाई, बेरोज़गारी और अफरात ज़र इस के पीछे सबब है। बाहर जाने वालों की 2019 में तादाद थी 6,25,000, यानी 19 के बाद 20, 21, 22 3 साल में तकरीबन 1,40,45,000 लोगों का इजाफा हुआ है जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये जो 3 साल का में जो तादाद बढ़ी है वो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। वजह उसकी ये है कि पॉपुलेशन भी बड़ी होगी, यानी काम करने वाले या जो ग्रेजुएशन करने वाले जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनकी तादाद बड़ी होगी। और उसके अलावा जो लोग वहाँ जाते हैं फिर उनकी ये कोशिश होती है कि उनके रिलेटिव्स और जानने वाले दोस्त यार वो भी आएँ, फिर उनके लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मेरे ख़्याल में हर गुज़रा हुआ साल जो होता है वो बाहर जाने वालों के लिए तादाद के एतबार से ज़्यादा ही होता है। अब ये 2019 में पीटीआई की हुकूमत थी और 2022 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो लग यूँ रहा है कि जो बाहर लोग गए हैं उसका ताल्लुक़ हुकूमत के तब्दीलियों से बिल्कुल भी नहीं है। यानी मुआशी हालात जो उस वक्त थे, अगर मुआशी हालात को ही इंडिकेटर के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे या एक असेसमेंट के तौर पे लिया जाए या जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको लिया जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है जो लोग गए हैं उनके पेशों के एतबार से भी एक दर्जा बंदी की गई है। मसलन 5,534 इंजीनियर गए हैं,
18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गए हैं, 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स, 1,600 नर्सेज, 21,517 टेक्नीशियन, 2,13,000 ड्राइवर, और इस तरीके से सूबों की दर्जाबंदी भी की गई है। लगता है बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही अहम रिपोर्ट है। 4,24,000 पंजाब से गए हैं, 2,06,000 पख्तूनख्वा से, जिसमें 2,06,000 पख्तूनख्वा से, 38,000 जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान से, जो कि बाद में ज़म हो गए हैं पख्तूनख्वा के अंदर। तो इनको भी पख्तूनख्वा का ही हिस्सा समझना चाहिए। और 54,000 सिंध, 27,000 आज़ाद कश्मीर, 7,000 बलूचिस्तान और 6,000 इस्लामाबाद। अब ये सूबों की है तकसीम, यानी उस हवाले से कि कौन कहाँ कहाँ से और किस किस सूबों से लोग बाहर गए हैं। अब 54,000 सिंध से गए हैं। अगर बेरोजगारी, भूख को पैमाना बनाया जाए तो कराची फ़कत 2.5 करोड़ आबादी का शहर है। हैदराबाद है, सक्खर है, ये अर्बन सेंटर्स है। और रूरल सिंध के अंदर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। पूरे पाकिस्तान में ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सर्विसेज की वजह से अब कोई इंफॉर्मेशन ढकी छुपी हुई नहीं होती है। नौजवान एक्सेस करते हैं, और नौजवानों का एक्सेस चाहे छोटे देही इलाके में, उनका एक्सेस इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स में मौजूद है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो सिंध की जो नौजवान हैं सिंध के, वो तनासुब के हिसाब से, आबादी के तनासुब के हिसाब से बहुत कम है। अब मैं इस पे कोई ऐसी राय नहीं दे सकता। इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो अवेयरनेस नहीं है, जिसको मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा तस्लीम नहीं करेगा, या तो मुआशी हालत निस्बतन दूसरे ममालिक से जो है, दूसरे सूबों से निस्बतन बेहतर है, तभी लोगों ने जो है वो जाने को तरजीह नहीं दी। अब ये जो बाहर जाना है, इसको ब्रेन ड्रेन के तौर पे जो है पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। ग्लोबल वर्ल्ड है, दुनिया जो है ना वो एक गांव बन चुका है, ग्लोबल विलेज है दुनिया। यहाँ पे लेबर भी आलमी है, और यहाँ पे सरमायादारी भी आलमी है। ऐसा नहीं है कि जो है लोग, ये जो आलमी सरमायादाराना निज़ाम है, उससे किसी एक जगह पे फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरे जगह पे फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऐसा नहीं है। और इस पे कार्ल मार्क्स और लेनिन और बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। तो अब अमेरिका के पास पैसे हैं, तो नासा समेत जो उनका सबसे हसास अदारा है, खलाई तहकीक जहाँ होती है, और यूनिवर्सिटियों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और दीगर अफ्रीकन मुल्कों के प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट काम करते हैं। उनके पास पैसा है, इनके पास इल्म है।
और ये पैसा इल्म को परचेज कर रहा है। यही पैसे अगर पाकिस्तान के पास होते, हिंदुस्तान के पास होते, बांग्लादेश के पास होते, तो अमेरिका से लोग यहाँ आते और काम करते। तो ब्रेन ड्रेन वाला इशू तो है ही नहीं सिरे से। लेबर भी, मेहनत की जो मंडी है वो भी आलमी है, और जो सरमाएदाराना जो मंडी है वो भी आलमी है। सरमाएदार का काम पैसे करना, कमाना हो, इस्तेसाल करके मेहनत का, और वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा वो इस्तेसाल ही करेगा। वो किसी कोने में एक तरह का इस्तेसाल नहीं होगा, दूसरे कोने में दुनिया के कोई दूसरे किस्म का इस्तेसाल नहीं होगा। इस्तेसाल एक ही होगा, और मेहनत का और मेहनत कश का होगा। तो ये बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो अब ये पाकिस्तान के पस मंज़र में इसको किस तरीके से देखा जाए। अगर पाकिस्तान की हुकूमतों की बात की जाए, वो तो दो वजूहत से खुश होंगी। एक वजह ये होगी कि जो 7.5 लाख लोग हर साल तैयार होते हैं काम के लिए, और आपके पास काम नहीं है, तो एक सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट के ख़त्म होने के लिए, या उस अनरेस्ट के इम्कानात को कम करने के लिए अगर लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं, तो दबाव जो है वो पाकिस्तान के हुकूमत पे कम पड़ेगा, और रेमिटेंसेस भी आएंगे। तो उससे जो खुशहाली सोसाइटी के कुछ हिस्सों में आएगी, तो इन अदर सेंस सरकार पे, या सरकार को कुछ उन लोगों को देने के जो बोझ है वो कम हो जाएगा। तो सरकार ये वाली हो या पिछली वाली हो, उनके तो भाई पाँचों घी में है, उनको तो आप छोड़ दें। अब सियासी जो पार्टियों का क्या इसमें किरदार और कौन सा कंडक्ट और बिहेवियर बन सकता है, तो 3 मेजर पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई। तो पीटीआई जो है वो तो इसलिए इस के हक में हो सकता है या है कि भाई उनके 2 काम होते हैं वहाँ पे। एक तो उन्होंने प्रोपेगेंडा नेटवर्क ओवरसीज़ में ऐसा बना लिया है कि हर नया बंदा जो वहाँ जाएगा उस नेटवर्क में दाखिल हो जाता है, और एक प्रोपेगेंडा का जो बेस है उनका वो बड़ा हो जाता है, और उस प्रोपेगेंडा के नतीजे में जो वहाँ है, यहाँ पाकिस्तान के पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस होती है। तो एक फ़ायदा तो उनको ये है, और दूसरा जो फ़ायदा है उनको ये है कि वहाँ चंदा डॉलर के हिसाब से मिलता है, तो फाइनेंशियली भी माशाल्लाह पीटीआई खुशहाल हो जाती है। फिर उसको कहाँ खर्च करती है, कहाँ नहीं खर्च करी, ये तो इलेक्शन कमीशन जाने, पीटीआई जाने, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। दूसरी है मुस्लिम लीग नून। बुनियादी तौर पे ये मज़दूरों की और किसानों की पार्टी ही नहीं है। जैसे पीटीआई जो है वो लुम्पन यूथ की पार्टी है, और उस लुम्पन यूथ ने मुल्क में मुआशी बदहाली की वजह से ग्रास रूट लेवल तक जो है अपने नैरेटिव को पहुंचा के एक अच्छी खासी सोशल बेस बना दी है। ये अलग बात है कि जो उनके पास इकनॉमिक जो मैनिफेस्टो है या मंशूर है वो है ही नहीं। अगर उनको 3.5 साल पहले थे तो ग्राफ जो पॉपुलरिटी की थी वो बिल्कुल ही निचली हदों को छू रही थी, और अगर फिर हुकूमत में आएंगे तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है इकनॉमिक,
और नारों से तो मुल्क नहीं चलते, नारों से तो सियासत आगे नहीं बढ़ती है। वो अपोजिशन में तो बढ़ सकती है लेकिन हुकूमत में नारों पे नहीं बढ़ सकती। और जो पॉपुलरिटी कम हुई थी पीटीआई की, वो इस बात की इंडिकेशन दी कि सिर्फ नारे काफ़ी नहीं होते। तो इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नून है वो तो मजदूरों की और किसानों की पार्टी ही नहीं है। वो तो जो कैपिटलिस्ट एलीट है पंजाब की, जो बार बार मैं पहले भी व्लॉग्स में कह चुका हूँ, उनकी पार्टी है। तो उनकी भी कमोबेश यही ज़रूरत है इस नुक्ता निगाह से कि लोग जाएं और जाके वहाँ कमाएं और वहाँ से भेजें अपने तरसीलात को, रिमिटेंसेस को, जिसमें ख़ानदान खुशहाल हों। और पंजाब में जो सोशल अपलिफ्ट हुआ है गुज़श्ता 40-50 साल में, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इस रिमिटेंसेस का है। जो लोग बाहर गए उनके ख़ानदानों में खुशहाली आई, फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की और ख़ासे नौदौलतिये भी पैदा हुए। तो उनके लिए भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो ओरिएंटेट करती है वर्कर्स और पीजेंट्री क्लास की तरफ, माइनॉरिटीज़ की तरफ, ख़वातीन की तरफ, उनके लिए वो काम करती है। अब सेंट्रल जो पावर है, मरकज़ी हुकूमत है, उससे तो काफ़ी से बाहर हैं। लिहाजा जो मरकज़ी हुकूमत और पाकिस्तान के स्टेट के लेवल पे जो मंसूबे बनते हैं उसका हिस्सा तो पीपल्स पार्टी है नहीं। उनको जो शेयर सूबे में मिलता है उसमें उन्होंने मतलब काफ़ी एक बेहतर परफॉर्म किया है। और वो जब भी उनको मौका मिलता है उन पे तनकीद अपनी जगह पे तनकीद होनी चाहिए, लेकिन जो उनकी पॉलिसियां हैं, उनका जो रुख है उनके फ़वाइद का, वो माइनॉरिटीज़ की तरफ और ख़वातीन की तरफ और वर्किंग क्लास की तरफ होता है। तो इस हवाले से इस रिपोर्ट में भी यही नज़र आ रहा है कि सबसे कम जो लोग गए हैं बाहर वो सिंध से गए हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है, उसमें हम अगर जाएंगे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाया जाता है सिंध के अंदर, और बड़े लोग उससे मुतासिर भी होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको मतलब उस तरीके से भी देखते हैं कि पता नहीं सिंध में जो है वो कोई कुरून वस्ता वाला ज़माना है। किसी एक इवेंट जो हो उसको पकड़ते हैं, फिर उस पर इतना उधम मचाते हैं कि जो देखने वाले और सुनने वाले सिंध से बाहर बैठे हुए हैं, इवन सिंध के अंदर जो एक शहर में बैठे हुए हैं, वो बाकी सिंध के मामलात को अजीब व गरीब नज़र से देखते हैं। इसको नफसियाती जंग या साइकोलॉजिकल वार जो मीडिया के ज़रिए से चलाई जा रही होती है, तो उसको उस तरीके से मतलब लोग उस हवाले से मुतासर होते हैं। अदरवाइज़ फिगर्स जो है ना वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से बता रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये ब्रेन ड्रेन है या आज की दुनिया की ग्लोबलाइजेशन की एक हकीकत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ग्लोबलाइजेशन की हकीकत है, और कल अगर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान या कोई और हो जाए, तो ये सारे के सारे जो ब्रेन्स हैं, अगर उन ब्रेन्स को पे करने के काबिल ये ममालिक हो जाएं, तो ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे। यही सरमाए की जो है ना वो सरहदें कहते हैं कि कभी कहीं ख़त्म नहीं होती आज की दुनिया में। तो और वैसे भी सरमाए की सरहदें ख़त्म नहीं होती, और जहाँ सरहदें ख़त्म होने की ख्वाहिश होती है या सरहदें ख़त्म होती हैं,
तो ये खुद ही जंगे शंगे करके, लड़ाइयाँ करके, इलाकाई तनाव पैदा करके, फिर हिरोशिमा करके, फिर नागासाकी करके, और किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड वार करके ये सरहदें उनकी वसअत बना लेते हैं, सरहदें ख़त्म कर देते हैं। ये इनके तौर तरीके हैं और ये फितरत में शामिल है सरमायादारी के। और वाइस वर्सा, जब सरमाया आलमी होता है तो फिर लेबर भी आलमी हो जाती है। अब ये अलग बात है कि जो आलमी सतह पे जो लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली फोर्सेस हैं वो बदकिस्मती है कि कमज़ोर हैं। अगर ये ताकतवर हों तो यकीनी तौर पे पॉलिटिक्स के, इंसानी आज़ादी के, अवामी जमहूरियत के, मसावात की, सोशलिज़म के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले किसी व्लॉग में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।